सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बान की मून के एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ। बान की मून कहते हैं, सेविंग अवर प्लैनेट, लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, एडवांसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, दीज आर वन एंड द सेम फाइट। सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्यूशन फॉर ऑल। देखो यहाँ पे जो बान की मून है किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बान की मून कह रहे हैं इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में। किसके बारे में? इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में, कि जो जो हमारे ग्लोबल इश्यूज हैं, ठीक है, चाहे वो तो क्लाइमेट चेंज हो, पॉवर्टी हो, हंगर हो, या फिर हमारी अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है, तो ये जो सारे हमारे मेजर इश्यूज हैं ये सारे इंटरकनेक्टेडनेस है। अगर एक का सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया तो हमने सबका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हॉलिस्टिक सॉल्यूशन के बारे में, कि हर एक चीज का हम हर एक चीज को हमें हॉलिस्टिकली देखना चाहिए और सॉल्यूशन भी उसका हॉलिस्टिक होना चाहिए। कैसे? देखो यहाँ पे एक चीज समझ के देखो कि अगर हम जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर हम सस्टेनेबल बना लेंगे तो इससे क्या चीज होगी? एक तो हमारी पॉवर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर सस्टेनेबल होगा तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी प्रोटेक्ट होगा। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा तो क्लाइमेट चेंज खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यही यहाँ पे बान की मून बताना चाहते हैं इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में, कि जो मेजर इश्यूज होते हैं सब इंटरकनेक्टेडनेस होते हैं। और इसी पे कुछ बेस्ड है आज का हमारा एडिटोरियल फूड सिक्योरिटी के ऊपर। देखो लास्ट जो एडिटोरियल हमने डिस्कस कर रहे थे, ये डिस्कस कर रहे थे हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर और हमारा इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर। ये जो फूड सिक्योरिटी है ये है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, ठीक है, तो इसको अपने उस वाले एग्रीकल्चर सेक्टर के नोट्स में इंक्लूड कर लेना। और देखो आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में बताया गया। और जो आपका यूपीएससी एग्जाम है, यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम है, सीएपीएफ आपका जो यूपीएससी एग्जाम है, ये भी कहीं ना कहीं आपसे चाहता है कि आप सारी चीज़ों को इंटरकनेक्टेडनेस करके लिखें, और वही चीज़ हम यहाँ पे सीख रहे हैं, हर चीज़ों को इंटरकनेक्ट करना, ठीक है। चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारा फूड होता है। और यहाँ पे बताया गया कि फूड जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है किससे? एनर्जी से। एनर्जी से आप बोलेंगे कि सर कैसे फूड एनर्जी से कैसे कनेक्ट है? देखो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जितनी भी मशीनरीज होती हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो आपका हार्वेस्टर हो, चाहे वो आप मोटर चला रहे हो, इरिगेशन दे रहे हो, या फिर आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो। फर्टिलाइजर भी कहाँ बनते हैं? एनर्जी का यूज करके तो बनते हैं। तो यहाँ पे बताया कि जितनी भी यहाँ पे ये होती है मशीनरी, इरिगेशन और फर्टिलाइजर होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, ये सारे हैविली डिपेंड है किस पे? एनर्जी के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी के लिए हम किस पे डिपेंड है? एनर्जी के लिए हम डिपेंड है अपने इंपोर्ट के ऊपर। हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, हम नेट इंपोर्टर है, ये आप सबको पता होगा। और हमने डिस्कस भी करा था जब हम मिडल ईस्ट का इशू डिस्कस कर रहे थे कि क्यों मिडल ईस्ट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी हमारी उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि जो हम फूड सिक्योरिटी के लिए किसी और पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी पे डिपेंड है। ये सारी चीज यहाँ पे बताई गई है। और देखो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हम दो तरह से डिपेंडेंट है, एक तो एनर्जी के लिए, ऊपर दूसरा विक्टिम है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किसका? क्लाइमेट चेंज का। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। और इसका एग्जाम्पल भी है कि हम क्लाइमेट चेंज से कैसे इफेक्ट होता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कैसे हमारी फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट होती है। देखो पाकिस्तान का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोट किया है, ये एडिटोरियल में नहीं था। यहाँ पे देखो पाकिस्तान में 2022 में फ्लड आया था, सबको पता है। उस टाइम में जो पाकिस्तान है वहां पे हंगर क्राइसिस आ गए थे। क्यों? क्योंकि सारे उसके जो क्रॉप वगैरह है वो नष्ट हो गए थे। तो यही चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं एडिटोरियल में, क्या कि हम एनर्जी और क्लाइमेट चेंज, हमारे एनर्जी और क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर के ऊपर कितना ज्यादा है, ठीक है। और देखो अगर हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी तो पूरे वर्ल्ड ओवर की बात करें तो लास्ट 2 ईयर्स में 2 to 3 ईयर्स का यहाँ पे डेटा दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि 11.8% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसको फूड एक्सेस नहीं हो पाया था। देखो ग्लोबल लेवल की बात हो रही है कि 11.8%, मतलब अराउंड 12% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो कहीं ना कहीं फूड क्राइसिस से जूझ रही है। तो देखो बहुत ये सीरियस इशू है, इस डेटा को याद रखना, ठीक है। और ये आगे चल के बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। ये आगे चल के बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ने वाला है हमारी फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी के बारे में हमें डिस्कशन करना, जानना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे हमने एक चीज अभी डिस्कस कर ली थी, क्या कि हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है किस पे डिपेंड है? फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड है एनर्जी के लिए।
नेचुरल गैस हो गया, ये सारा फॉसिल फ्यूल में ही आता है, एनर्जी के लिए डिपेंड है, मशीनरी चलाने के डिपेंड है, फर्टिलाइजर के लिए डिपेंड है, ईटीसी सब चीज़ के लिए डिपेंड है। और ये फर्टिलाइजर बनता कैसे है, ये भी एनर्जी को यूज़ करके बनता है। देखो एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और तुम ध्यान में रखना कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज, ये पेड़ नहीं है, ये यहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनती कहाँ पे है हमारी इंडिया के अंदर। इंडिया में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी है वो बनती है हमारी थर्मल बेस्ड पावर प्लांट में। थर्मल बेस्ड पावर प्लांट मतलब कि जो CO2 को एमिट करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस को एमिट करते हैं, वहां पे हमारी ये बनती है एनर्जी। और इस एनर्जी से फिर फर्टिलाइजर बन रहा है, तो जो हमारा फर्टिलाइजर है ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट तो कर रहा है ना क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो यही सारी चीज यहाँ पे बताई गई है। और देखो ये हमारा जो सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी मतलब देखो फ्यूल सिक्योरिटी बोल रहा हूँ तो भी वो भी एनर्जी सिक्योरिटी में आता है, ठीक है। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, इसके लिए हम डिपेंड है हैवीली, सबको पता है। और देखो इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, कब कब देखने को मिल जाएगा, जब ग्लोबल लेवल पे इश्यूज चलेंगे। देखो अभी यहाँ पे इजराइल में इशू चल रहा है, ठीक है, अगर मिडिल ईस्ट में वॉर हो जाती है तो इसका इफेक्ट हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट होगा ऑयल, क्रूड ऑयल का, ये थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। उसके बाद जो इनपुट यूज करता है हमारा फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो इनपुट महंगा हो जाएगा। जब इनपुट महंगा हो जाएगा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, ठीक है। अनअफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा, किसान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। इस रिड्यूस होने की वजह से फिर हम क्या फेस करेंगे, हंगर क्राइसिस फेस करेंगे। तो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे 2021 में चाइना ने भी फर्टिलाइजर का जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, उसके बाद हमारी जो फूड सप्लाई है वहां पे शॉर्टेज आ गई थी। क्यों? क्योंकि हम हैविली डिपेंड है फर्टिलाइजर के इंपोर्ट के लिए चाइना के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कैसे हम इनडायरेक्टली हमारा जो सेक्टर है, देखो एग्रीकल्चर, खेत हमारे यहाँ पे है, जमीन हमारे यहाँ पे है, मोटर हमारे यहाँ पे है, पानी हमारा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो इनपुट लग रहा है ये तो कहीं और से आ रही है ना। तो इसके लिए अगर हम डिपेंड रहेंगे ऑलवेज, तो हमारा जो ये जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, ये हमेशा हमारा खतरे में रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। और देखो इस टाइम पे भी हम फूड क्राइसिस, ये जो है इन्फ्लेशन, हैवी इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं हमारे किसके अंदर, ये जो वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियों वाले जो इन्फ्लेशन होती है उसके अंदर हैविली ये फेस करें। क्यों? सप्लाई चेन ब्रेक हो रही है। और हमारे मोदी जी ने भी अभी न्यूज़पेपर के अंदर आपने पढ़ा होगा, उसमें बोला है क्या कि इंडिया, ये वर्ल्ड को सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ताकि कोई भी जो ग्लोबल शॉक्स आए, जैसे वॉर वगैरह हो रही है यहाँ पे यूक्रेन में हो रही है, इसराइल में हो रही है, ये इफेक्ट ना कर पाए सप्लाई चेन को, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे पार्शियल सॉल्यूशन बता रखा है। और ये देखो ये जो प्रॉब्लम हो रही है, हमें समझ आ गया कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर का हैविली डिपेंड होना, किसके लिए, एनर्जी के लिए। एनर्जी से सारी चीज चल रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनर्जी के लिए हम डिपेंड है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बताया क्या, रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो रिन्यूएबल एनर्जी एक पार्शियल सॉल्यूशन है, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे कि इसका जो ट्रांजिशन है ये बहुत स्लो है, मतलब इसका एडॉप्शन जो है बहुत ही स्लो हो रहा है। रीजन क्या है स्लो होने का? क्योंकि ये जो है कॉस्टली है, महंगी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, ठीक है। हम हैविली, ये हमने अब ये भी पढ़ा था कि हमारा जो सोलर वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो कहीं ना कहीं हॉल्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि हम जो सोलर के जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, जो बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर, सोलर प्लेट वगैरह में जो बनते हैं, वो चाइना से इंपोर्ट करते थे। कोविड-19 आ गया था, चाइना वो सप्लाई चेन ब्रेक हो गई थी। उसके बाद इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे इश्यूज चल रहे थे, उसकी वजह से हमने ट्रेड को हॉल्ट कर दिया था। तो हमारा ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला प्रोजेक्ट था, सोलर वाला स्पेशली, ये हॉल्ट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बताइए कि ट्रांजिशन स्लो है। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी हम डिपेंड है। अब ग्लोबल इनइक्वालिटी इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी क्या, कि जो रिच कंट्रीज है वहां पे मैक्सिमम चीजें जो हो रही है वो रिन्यूएबली हो रही है। और इसका कहीं ना कहीं इशू आप मिडिल ईस्ट में देखने को मिल जाएगा। कैसे? चलो उसको छोड़ो, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप में चले जाएंगे हम लोग। बेसिकली यूएस ने अफगानिस्तान से आउट क्यों करा? अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया ना, क्यों हुआ? क्योंकि जो यूएसए था अब वो किसकी तरफ जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। अब उसको ऑयल की जरूरत नहीं है, जब ऑयल की जरूरत नहीं है तो अफगानिस्तान की क्या जरूरत है, इसलिए वहां से निकल गया, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी चाहिए कि जो रिच कंट्रीज है वहां पे ज़्यादा ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के इनिशिएटिव्स हैं वो आ रहे हैं। तो ग्लोबल इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है किसके अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। यही चीज यहाँ पे देखो बताई गई है डेटा के अंदर भी, कि 2022 का डेटा है कि 83% जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वेल्थी नेशन में हुई थी, जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे हुई थी। तो ग्लोबल लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी में भी हमें क्या देखने को मिल रही है, इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है।
और देखो हमारा जो एकमात्र सॉल्यूशन जो हम समझ रहे थे कि जो ये जो एनर्जी है इससे कहीं ना कहीं बचने का सॉल्यूशन जो हम देख रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे भी रिन्यूएबल एनर्जी में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनइक्वालिटी। अब एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज और है यहाँ पे, क्या, एग्रीकल्चर में हमने देख लिया एनर्जी वाला वो पूरा सर्कल हमने देख लिया, एक चीज हो रहा है क्या कि जो हमारी फूड इनसिक्योरिटी है, जो हमारे हंगर क्राइसिस है, उसका एक एक और कंट्रीब्यूशन है क्या, बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स कैसे, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्या, एक तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन के लिए हमें फूड चाहिए, ठीक है। अब एनर्जी के लिए हम डिपेंडेंट है, तो उसका अल्टरनेटिव हम ढूंढ के लाए हैं क्या, कि हम बायोफ्यूल बनाएंगे, बायोफ्यूल ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपको पता भी होगा 10% 20% का टारगेट हमारा चल रहा है इसमें। तो इथेनॉल वाला जो प्रोजेक्ट है वो वाला, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या डिमांड कर रहे हैं कि अब फूड भी प्रोवाइड कराएगा और एनर्जी, दोनों चीज प्रोवाइड कराएगा। देखो हमारे पास लैंड वाटर ये सारी चीज क्या है, लिमिटेड है, तो ये जो डिमांड है ये पूरा करेगा कैसे, यहाँ पे और क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल भी है क्या कि ब्राजील में बहुत बड़े एरिया में इसका एग्जाम्पल है, देखो इस चीज का जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, इस ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये ग्लोबल लेवल पे चल रहा है कि दोनों चीज हमारा एक पर्टिकुलर लैंड कैसे प्रोवाइड कराएगा, कि हम फूड भी हम अच्छे से 100% प्रोवाइड नहीं करा पाते। फूड सिक्योरिटी में हमारे पास 100% अगर बोलूँ कि नहीं है तो वो सही नहीं, सही होगा एकदम। तो देखो कैसे हम दोनों चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि अगर हम फूड का जो लैंड है, फूड का जो रिसोर्सेज है, उसको डाइवर्ट कर देंगे हम इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल मेकिंग के अंदर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप नहीं आ जाएगा, और इस गैप की वजह से हंगर क्राइसिस नहीं आ जाएंगे इंडिया के अंदर। सेम चीज़ कहाँ हुई थी, ब्राज़ील के अंदर हुई थी, ठीक है। और देखो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए क्या, कि ग्लोबल हंगर जो है इसको हम छोटा मोटा इशू समझते हैं, लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो मिलियंस में है, बिलियंस में है। देखो यहाँ पे बताया भी है कि अगर ग्लोबल हंगर को सॉल्व करना है तो इसका कॉस्ट जो अभी है वो क्या है, 90 बिलियन डॉलर, बहुत ज़्यादा है, 90 बिलियन डॉलर है अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है इसको, ठीक है। और देखो ये है अभी एड्रेस करने के लिए, अगर ट्रांसफॉर्म करना है इस सिस्टम को तो 300 से 400 बिलियन डॉलर पर ईयर लगेगा। तो मतलब कि ये जो फूड सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं, ये बहुत ही कॉस्टली सेक्टर है, ठीक है। अब हमें सॉल्यूशन लाना है, सॉल्यूशन बेसिकली क्या होगा, हॉलिस्टिक हमें सॉल्यूशन लेके आना पड़ेगा। अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ये दो चीज़ है, अगर ये डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड कराओगे या लीस्ट डेवलप कंट्रीज को प्रोवाइड कराओगे तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगी, ठीक है। यही सॉल्यूशन यहाँ पे बताया गया है। देखो रिन्यूएबल एनर्जी में क्यों जो इंडिया है हमेशा एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बात करता है, तो ग्लोबल जो लेवल पे जब डिक्लेरेशन होती है, जैसे अभी मीथेन वाला जो साइन हुआ था हमने देखा था अभी, ये भी डिस्कस करा था, मीथेन वाला साइन हुआ था, इंडिया ने क्यों अपने पैर जो है पीछे खींच लिए थे, क्यों, क्योंकि हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है, स्पेशली राइस वाले की बात कर रहा हूँ, जो चावल उगते हैं वहाँ पे मीथेन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन मेड जो मीथेन है वो फार्म एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। अगर देखो हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी वगैरह सब प्रोवाइड करा दो तो क्या होगा कि यही हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जो अभी ये सारे क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं ये नहीं होगा। और यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि हमें दो चीज़ की ज़रूरत है, अफोर्डेबिलिटी की, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर सेल वगैरह है, इसमें अफोर्डेबिलिटी आ जाए, थोड़े चीप्स हो जाए, जो ग्लोबल लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ट्रेड वॉर चलती है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि अगर नहीं करा एड्रेस तो इससे ज़्यादा हंगर होगा, इससे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी, उससे ज़्यादा माइग्रेशन होगा। और देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे एक चीज़ लास्ट पॉइंट देखो कि जब भी ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस होते हैं तो एक क्राइसिस और होता है जो हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्या, रेफ्यूजी क्राइसिस। रेफ्यूजी क्राइसिस चाहे वो बांग्लादेश हो, देखो बांग्लादेश से भी रेफ्यूजी आ रहे हैं इंडिया के अंदर, यहाँ पे प्रेशर और बढ़ रहा है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम होती है यहाँ से और आते हैं, अफगानिस्तान से प्रॉब्लम होती है यहाँ से और आते हैं। तो जब जब प्रॉब्लम होती है किसी भी कंट्री में तो इसका जो इफेक्ट है वो ग्लोबली देखने को मिलता है, और यही तो है इंटरकनेक्टेडनेस जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। तो इसी के साथ आज का एडिटोरियल हमारा एंड होता है, और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कितना इंटरकनेक्टेड है, और जो हमारी फूड सिक्योरिटी है कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, इस पर हमें स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सपोर्ट, क्योंकि जो ग्लोबल इश्यूज हैं वो इंटरकनेक्टेडनेस है, अगर हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो दूसरी कंट्री में भी देखने को मिलेगा। तो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करना, थोड़ा सा लिखने का ट्राई करना, क्योंकि आप ट्राई करोगे तभी क्या होगा, जो आपकी जो नॉलेज है
वो एक कोहेरेंस में आएगी, एक सीक्वेंस में आएगी। क्योंकि जब हम लिखना नहीं चालू करते, हम जब सिर्फ पढ़ते रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास नॉलेज का भंडार हो जाता है। देखो ऐसे अनस्कैटर्ड नॉलेज होती है, हम सिस्टमेटिकली उसको अरेंज नहीं कर पाते, और एकदम से हमें कोई लिखने को बोल दे तो एटलीस्ट हमें हाफ एन आवर या एक घंटे का टाइम लगता है उसको सिस्टमेटिक करने का। तो एग्जाम में जाके वो टाइम लगाने से अच्छा यहीं पे लगा लो, ठीक है। तो पहले अभी क्या करो कि ये जो एडिटोरियल आपको दे रखा है टॉपिक, इसको एटलीस्ट सोचने का ट्राई करो, सोचने का ट्राई करो। लिखो मत, ठीक है, लिखो मत, लेकिन खाली शीट में पॉइंट लिखो कि कैसे इंट्रो होगा, कैसे मेन बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, ये सारी चीज़ें। एक बार ये सीक्वेंस बनाने की तुम्हें आदत पड़ गई तो जो एस्से राइटिंग है वो बहुत इजी टास्क बन जाएगा, और आर्ग्यूमेंट राइटिंग तो उससे ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, आरबीआई गवर्नर का, ठीक है। देखो हमारे जो अभी शशिकांत दास जी है वो रिटायर होने वाले हैं, और इनकी जगह जो अपने नए आरबीआई गवर्नर आएंगे वो आएंगे संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी है जो अभी 26th गवर्नर आएंगे आरबीआई के। अब थोड़ा सा गवर्नर आएंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारे शशिकांत दास जी उन्होंने 6 साल का टर्म यहाँ पे बिताया है। तो देखो एक चीज समझ लो कि जो आरबीआई गवर्नर होता है उसका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का नहीं होता, 3 साल का होता है। 2 साल तक वो कर सकता है कंटिन्यू, मतलब रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन तीसरी बार नहीं हो सकता, ठीक है। इतना थोड़ा समझ लेना। उसके बाद ये थोड़े यही तो देखो क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा ना, जो तुम्हें नहीं पता, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है क्वेश्चन तो वहीं से बनेगा। जो बहुत ईजी चीज़ है वहां से क्वेश्चन वो बनाएगा क्यों? बनाएगा तो वो तो ईजी क्वेश्चन में आ जाएगा, सब लोग मार लेंगे। तो जो टफ क्वेश्चन है वो कहाँ से बनते हैं उसको थोड़ा सा अलग से समझ लेना चाहिए, ठीक है। आरबीआई क्या है हमारा? आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो नहीं जो अलग से बैंक है, आरबीआई को कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है। क्या क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी हमने देख लिया था, बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करता है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। देखो ये तीनों चीज हम देख चुके हैं, एक बार देखो ये मॉनेटरी पॉलिसी हमने 10 बार समझी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने समझा है, और बैंकिंग सिस्टम भी हमने थोड़ा बहुत समझा है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम सारी चीजों को कवर कर लेंगे। गवर्नर रिक्रूट कैसे होता है? देखो आरबीआई एक्ट के अंदर ये सारी चीजें बता रखी है। प्रोसेस क्या है उसका? सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं है अपॉइंट करते हैं तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली जाके बोलेंगे कि इसको अपॉइंट कर लो। एक पर्टिकुलर कमेटी होती होगी ना, कमेटी का क्या नाम है? कमेटी का नाम है अपॉइंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। एसीसी कमेटी होती है जो यहाँ पे रिकमेंड करती है, फिर उसके बाद हमारा जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है, ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? देखो एलिजिबिलिटी ऐसा कुछ बता नहीं रखी, लेकिन थोड़ा एक्सपर्टीज होना चाहिए, एटलीस्ट पीएचडी वगैरह तो कर रखी हो इकोनॉमिक्स फाइनेंस में, ये सारी चीज। ड्यूरेशन का बता रखा है, ड्यूरेशन क्या है? 3 साल, ठीक है, 3 साल, और 2 साल तक रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। 2 साल तक मतलब एक बार रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, तीसरी बार नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार जैसे शशिकांत दास जी का 2 बार हो गया, तीसरी बार नहीं हुआ, इसलिए ये दूसरे आए हैं, ठीक है। समझ गए? अब है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। समझ आ गया होगा तो इस क्वेश्चन 1 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। ये देखो कमेंट करने का रीजन क्या होता है? देखो कमेंट करने का रीजन है तुम्हारी कमिटमेंट, ठीक है। तुम डेली इसको अटेंड कर रहे हो, नहीं अटेंड कर रहे हो, ये कैसे पता चलेगा? लेट से अगर मैं तुम पे चेक नहीं रख रहा, मैं देख नहीं रहा तुम्हें कि तुम कमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो क्या होगा? जिस दिन तुम्हारा मन नहीं करा तुम क्या करोगे? चलो छोड़ो यार, आज नहीं देखते, पढ़ तो लिया ही है, क्योंकि सर थोड़ा बहुत बताते हैं और थोड़ा सा अच्छा समझ आता है उससे, लेकिन चलो ठीक है आज नहीं देखते, थोड़ा आलस कर रहे हैं हम। लेकिन अगर तुम कमेंट करते हो तो तुम्हें पता होगा कि यार आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, तो सर बोलेंगे कि यार तुम 2-3 दिन से आ नहीं रहे थे, जैसे अभी मैंने एक बच्चे को बोला। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कमेंट करो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, आईएनएस टुशिल के बारे में। देखो कल मैं पीआईबी दे रहा था, तो मैंने कल भी ये पीआईबी के अंदर देखा था, तो लेकिन मैंने सोचा कि द हिंदू में आया क्यों नहीं अभी तक, और आज द हिंदू में आ गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि द हिंदू में मैक्सिमम जो पीआईबी की इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो कवर हो जाती है। तुशिल, आईएनएस तुशिल क्या चीज़ है? देखो आईएनएस तुशिल क्या है? इंडिया और रशिया का एक जॉइंट प्रोजेक्ट ही मान लो एक तरह से। इसका कॉपरेशन थोड़ा बढ़ रहा है इस फील्ड में। आईएनएस तुशिल के बारे में स्पेसिफिकली जाने तो रशिया का ये क्रीवक 3rd क्लास का फ्रिगेट है, ठीक है। इसी का अपग्रेडेड मॉडल है, इसको थोड़ा सा और जानेंगे। ये कमीशन हुआ है कहाँ पे? रशिया के अंदर ही हुआ है, इंडिया का है वैसे तो ये। कालिनग्राड रशिया के अंदर। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आता है? प्रोजेक्ट आता है 1135 प्रोजेक्ट के अंदर हमारा जो आईएनएस टुशिल है ये डेवलप हुआ है, ठीक है। बेसिकली इसे तुम जानो क्या कि रशिया से हम ये फ्रिगेट बनवा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें मटेरियल जो है वो इंडिया का भी है, ठीक है।
तो वो कौन सा प्रोजेक्ट है, वो है प्रोजेक्ट ये, रशिया का क्लास ये आता है और हमारा ये आ गया। ठीक है, समझ आ गया क्या चीज़ है ये, थोड़ा घुमावदार था लेकिन समझ लो। अब इस आईएनएस तुशिल के बारे में थोड़ा सा जान लो, क्योंकि ये न्यूज़ में और पीआईबी के अंदर भी आया था 2-3 बार, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो कुशल, ये क्रीबक थर्ड क्लास है। ठीक है, इसके अंदर ये पहला शिप नहीं है। पहली चीज़ तो ये देख लो, पहले भी 6 आ चुके हैं। तलवार कैटेगरी जो हो गई या तेग कैटेगरी जो हो गई, ये सारे इसी के प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, ये 7वां है लेकिन एडिशनल है, एडिशनल में फर्स्ट है और दूसरा कौन सा है, आईएनएस तमाल। ठीक है, तो ये सारे एक ही क्लास के हैं, किसका, क्रीवक थर्ड क्लास का, और ये थर्ड जो है एडवांस क्लास है सेकंड से और फर्स्ट से। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। कैपेबिलिटी करेगा क्या भाई, देखो जो हमारे ब्लू वाटर ऑपरेशन होगा वो करेगा। ब्लू वाटर ऑपरेशन मतलब अरे जो समुद्र के अंदर ऑपरेशन होता है बच्चों, उसको कहते हैं ब्लू वाटर ऑपरेशन। और जो भी 4 डायमेंशन है सबको मैनेज करेगा, एयर हो गया, सरफेस हो गया, अंडर वाटर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, सबको करेगा। एडवांस वेपन सिस्टम, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, एक चीज़ नहीं है वो मैं नहीं बताऊँ, वो तुम जो है ये क्वेश्चन आंसर करके बताना। ठीक है, आईएनएस तुशिल जो है, इंडिया, देखो इंडिया का जो स्टैंड है ओशन, इंडियन ओशन रीजन को लेके, वो तुम थोड़ा सा पता कर लो क्या है। ठीक है, क्या स्टैंड है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कि हम यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले करना चाहते हैं और इंडिया बहुत अच्छे से कर भी रहा है। ठीक है, जब भी क्राइसिस आते हैं, जैसे अभी सोमालियन के यहाँ पे पायरेट्स वगैरह इंडिया ने पकड़े थे, इंडिया ने क्यों पकड़े थे, क्योंकि इंडिया यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अंदर हमें जो हमारी मरीन कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करना तो बनता ही, और इसके अंदर जो आईएनएस तुशिल है ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, समझ आया। आईएनएस तुशिल के अंदर क्या चीज़ नहीं है, न्यूक्लियर नहीं है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रख लेना। क्या चीज़ नहीं है, न्यूक्लियर, ये वाली ये फ्रिगेट न्यूक्लियर वाला नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर ड्रिवन नहीं है, न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है। वो कौन सा था, अरिहंत क्लास थी वो। ठीक है, वो कौन सी क्लास है, वो अरिहंत क्लास है। तो थोड़ा सा डिफरेंस करना, थोड़ा सा सीख लो, क्योंकि एक साथ बहुत सारे दे देता है तो समझ ही नहीं आता कि कौन सी क्लास में कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। अरिहंत क्लास न्यूक्लियरली कैपेबल है, ये जो तुशिल है ये नहीं है। ठीक है, अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन रह कहाँ गया, आंसर तो मैंने तुम्हें वैसे ही बता दिया, कोई नहीं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन नंबर 2 को तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, स्टारलिंक। देखो स्टारलिंक बहुत छोटी सी न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या हुआ है यहाँ पे, देखो स्टारलिंक पहले क्या चीज़ है, देखो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है किसका, इलॉन मस्क का, कि इंटरनेट ग्लोबली वो इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा बिना तार वार के। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी सैटेलाइट छोड़ेगा, सैटेलाइट के थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा, वो है हमारा स्टारलिंक। ठीक है, चल रहा है ये प्रोजेक्ट। अंडमान पुलिस ने अभी स्टारलिंक को लीगल नोटिस भेजा है। क्यों लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि जो स्मगलर्स हैं, इसको देखना है, इसको तुम अपनी एसे राइटिंग के अंदर या आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर स्पेशली, या रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, ये तीनों के अंदर इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर तो रिपोर्ट राइटिंग भी लिखी जा सकती है, रिपोर्ट राइटिंग, चलो लिखने का ट्राई करना है रिपोर्ट राइटिंग इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इशू क्या हो रहा है कि स्मगलर्स यूज कर रहे हैं इसका। अभी हमने अपने एडिटोरियल में देखा था, मेथामेफेटामाइन सीजर हो गया था, कौन सा ऑपरेशन था वो जो समुद्र में होता है, समुद्र मंथन। ठीक है, तो वो जो ऑपरेशन था, ये तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो हमारा वो खुल जाएगा, ये खुल गया। ठीक है, ये है हमारा ये वाला डेली डिस्पैच 16 नवंबर का, इसके अंदर हमने डिस्कस करा था इसके बारे में। ये देखो ऑपरेशन समुद्र मंथन, जूम नहीं हो रहा, ये देखो ये रहा ऑपरेशन समुद्र मंथन। इसके अंदर 700 किलो ये जो है मेथामेफेटामाइन ये सीज करा था। तो ये जो स्मगलर्स थे ये स्टारलिंक को यूज कर रहे थे। ठीक है, इसलिए उसको नोटिस भेजा है। अब देखो जब भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो जरूर देखने को मिलता है। स्टारलिंक का देखने को मिल रहा है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि जब इलॉन मस्क का वो रॉकेट लॉन्च हुआ था, तब उसके बारे में पूछा था कि भाई कौन इसका मालिक है कौन नहीं है। अब तो इलॉन मस्क को मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन अगर मेरा एक आधा बच्चा रह गया हो जिसको स्टारलिंक के बारे में नहीं पता हो कि भाई ये भी इलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है, तो इसको भी जान लो। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन आपके सीएपीएफ के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा बीमा सखी योजना। देखो हमारे मोदी जी कुछ भी बोले वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो पॉलिटिकली थोड़ा सा, पॉलिटिकली मैं एकदम न्यूट्रल हूँ, लेकिन ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हमारे कौन है, मुख्य, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो भी करेंगे वो करेंगे देश के हित के अंदर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए तुम्हें याद रखना है कि इनके द्वारा कुछ भी बोला गया है वो इंपॉर्टेंट है, वो यूपीएससी जरूर पूछता है। ठीक है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है सीएससी के,
कि जो भी पीएम ने बोला है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एग्जाम में उससे रिलेटेड पूछ लेंगे, तब तुम सोचोगे कि कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने अभी क्या करा, एक लॉन्च करी है स्कीम, बीमा साक्षी योजना ऑफ LIC, ठीक है। बीमा साक्षी योजना इन्होंने लॉन्च करी है। स्कीम के अंदर बेसिकली होगा क्या कि इंश्योरेंस एजेंट को हायर करेंगे, 2 लाख इंश्योरेंस एजेंट को हायर करेंगे 3 साल के लिए। उनकी एज क्या होगी, एज क्राइटेरिया 18 से 70 साल है। 18 से 70 साल के एजेंट ये करेंगे और मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th क्लास। स्टाइपेंड दिया जाएगा 5,000, पहले साल दिया जाएगा 7,000, दूसरे साल 6,000, तीसरे साल 5,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। और यहाँ पे स्टाइपेंड के साथ कमीशन भी मिलेगी अगर वो कुछ LIC के वो जो एजेंट वगैरह बना लेते हैं उनका, ठीक है। लिटरेसी बढ़ेगी और ये हमारे इंक्लूजन बढ़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा और लिटरेसी बढ़ेगी, ठीक है। ये हो गई चीज़ें, बस इतना ही जानने के लिए, इससे ज़्यादा इसमें जानने के लिए कुछ नहीं है। अपने CAPF के लिए इतनी नॉलेज पर्याप्त है, ठीक है। तो आप बस ये याद रखना कि बीमा सखी योजना किससे रिलेटेड है, कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। तो आपका ये है क्वेश्चन नंबर, शायद ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। आज टॉपिक थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा शेगन एरिया। अब ये क्या चीज़ है, देखो ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जब हमारे पेपर के अंदर, तो हम बहुत चकरा जाते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया शेगन एरिया। देखो न्यूज़पेपर के अंदर आ रखा है, द हिंदू के अंदर, लेकिन देख के तुमने थोड़ा सा वो कर दिया होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा जानना इसके बारे में। क्योंकि देखो शेगन एरिया क्या है, अभी रोमानिया और बुल्गारिया इसके फुल मेंबर बन गए हैं। रोमानिया और बुल्गारिया इसके फुल मेंबर बन गए शेगन एरिया के। शेगन एरिया क्या चीज़ है, देखो यूरोपियन कंट्री ने ग्रुप बना रखा है अपना, सिंपल लैंग्वेज में समझो, यूरोपियन कंट्रीज ने अपना, यूरोपियन यूनियन की बात नहीं कर रहा, ये अलग है। यहाँ पे जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक खुद का ग्रुप बना रखा है। ग्रुप बनाने के अंदर बोला कि ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे क्या, शेगन एरिया। इसके अंदर ना तो पासपोर्ट लगेगा ना कोई बॉर्डर कंट्रोल होगा। समझ आ गया शेगन एरिया क्या है। शेगन एरिया बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर पेपरलेस, पासपोर्टलेस, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिना रिस्ट्रिक्शन के वो कहीं भी घूम सकते हैं। अब देखो इसका ओरिजिन कहाँ है, शेगन एग्रीमेंट साइन हुआ था 1985 के अंदर, इफेक्ट में 1995 में है। 27 मेंबर इसके जो है मेंबर है शेगन एरिया के। आयरलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, क्रोशिया हो गया, साइरस हो गया, ठीक है, ये हो गया। और नॉन यूरोपियन कंट्रीज भी इसकी मेंबर हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे नॉर्वे है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है लेकिन शेगन एरिया का मेंबर है, तो इसको याद रखना। यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर है, नॉन यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर है वो शेगन एरिया के मेंबर हैं, ठीक है। पर्पस क्या है, वही इकोनॉमिक, टूरिज्म और ट्रेड वगैरह को पैसे कमाना, यही पर्पस है, तभी तो ये सारी चीज रिस्ट्रिक्शन हटाते हैं, ठीक है। समझ आ गया क्या पर्पस है इसका, शेगन एरिया क्या चीज होती है, कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, कौन कौन मेंबर है, कौन नहीं है, ये सारी चीजें कब बना कब नहीं बना। तो अगर पता चल गया हो तो इस स्टेटमेंट का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर ये शायद 6th है हमारा, क्वेश्चन नंबर ये 6th है, नहीं 5th है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को पढ़ो, 5 क्वेश्चन का आंसर करो। और फर्स्ट तो ये 6th ही है वैसे तो, क्योंकि फर्स्ट तो हमारा राइटिंग वाला था, तो राइटिंग का लिखना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में ये नगेट्स छोटी छोटी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है, फर्स्ट न्यूज़ है ये वाली कि सीरिया के अंदर जो प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, ठीक है, तो वहाँ से उनको ओवरथ्रू कर दिया है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट बशर अल असद को ओवरथ्रू कर दिया है, तो सीरिया के अंदर करा है। दूसरा है ये नोट्रे डेम वाला, देखो 2019 के अंदर या 20 के अंदर, 2019 के अंदर ही हुआ था। तो उस टाइम में नोट्रे डेम के अंदर आग लग गई थी, बहुत ही भीषण आग लग गई थी। उसके बाद अभी ये जाके रिनोवेट हुआ है, बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही जाना माना ये क्या है, चर्च है। कहाँ पे है, पेरिस में, ठीक है। बस इतना सा जानना है आपके लिए इंपॉर्टेंट। लास्ट न्यूज़ है साउथ कोरिया के अंदर। साउथ कोरिया के अंदर वहाँ के प्रेसिडेंट यून के ऊपर ट्रैवल बैन इम्पोज लगा दिया, ठीक है। तो थोड़ी सी अलग सी न्यूज़ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो इतना बस याद रखो, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नोट्रे डेम कहाँ पे है, कौन सी कंट्री के ऊपर जो प्रेसिडेंट है उसको ओवरथ्रू कर दिया वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप ने सीरिया के अंदर, और कौन से जो प्रेसिडेंट है जिसके ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया, वो लगा दिया साउथ कोरिया के ऊपर। बस इतनी सी न्यूज़ थी। सो आई होप आपको जो आज का एडिटोरियल है अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जो नॉलेज है उसको और ज़्यादा व्यापक रूप से फैलाइए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।